नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र द्विवेदी। आप सभी का कुशाग्र राय चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो है मालवा का पठार। हम दो पठारों को कंप्लीट कर चुके हैं। मध्य भारत के पठार को भी हम पढ़ चुके हैं और इसके साथ ही हम बुंदेलखंड के पठार को भी पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे मालवा के पठार को। तो यहाँ भी सब वही चीज़ें देखेंगे हम। यहाँ वर्षा कितनी होती है, तापमान क्या है, फसल कौन सी है, कौन कौन से खनिज हैं, उद्योग हैं, वनस्पति कौन सी है, कौन कौन से पर्यटन और धार्मिक पर्यटन स्थल है और कौन कौन सी यहाँ कुछ बातें विशेष हैं उनको देखेंगे। इसके साथ इसमें कौन कौन से ज़िले इसमें शामिल होते हैं और क्षेत्रफल क्या है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दें, मालवा का जो पठार है ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल है आपके सातों पठारों में। तो जो भी बेसिक्स बातें हैं मालवा के पठार के संदर्भ में हमें जानना है, उनको हम एक एक करके इनको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इसकी हम अवस्थिति, लोकेशन, ये भी सब देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मानचित्र पर आपको इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि मालवा का पठार मध्य प्रदेश में कहाँ अवस्थित है। आप देखें, मालवा का पठार को देखें आप। यहां से मालवा का पठार आपका क्या होता है, प्रारंभ होता है और यहाँ इस क्षेत्र में लगभग आपका ये मालवा का पठार बनता है। क्योंकि ऊपर से आपको ये पता ही है कि ऊपर कौन सा है, ये आपका मध्य भारत का पठार है जिसको हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक, तो ये जो आपका क्षेत्र है ये कौन सा है आपका, ये आपका मालवा के पठार के अंतर्गत इसको माना जाता है। तो यहाँ लिखेंगे मालवा का पठार और कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में है, तो आपका 28% क्षेत्रफल में है, या इसको आप 88,222 वर्ग किलोमीटर लिख सकते हैं। तो ये जो क्षेत्र आपका मध्य प्रदेश के पश्चिम में पड़ रहा है यही आपका क्या है, मालवा का पठार है। ठीक, इसको आप देख सकते हैं, ये क्या है, मालवा का पठार है और मध्य प्रदेश के पश्चिम में है। ठीक, ऊपर आपको मध्य भारत का पठार हम क्लियर कर चुके हैं, वो बुंदेलखंड का पठार आपका ये रहा। तो मालवा के पठार में हम सबसे पहले देखेंगे इसकी अवस्थिति, इसको हम अक्षांश देशांतर से क्लियर करेंगे। इसके बाद यदि आप अक्षांश देशांतर भूलते हैं तो मध्य प्रदेश के पश्चिम में याद रखेंगे। इसके बाद इसकी दक्षिणी सीमा, उत्तरी सीमा, पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा भी देखेंगे। तो आप पहला ही सब हेडिंग डालें, स्थिति। तो स्थिति में हम लोग क्या देखते हैं, इसके अक्षांश देशांतर स्थितियां देखते हैं। तो ये है आपका 22 डिग्री 17 मिनट से 22 डिग्री 17 मिनट से आपका 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। अक्षांश देशांतर समझने के लिए आप हमारा पहला वीडियो देखें जिसमें हमने अक्षांश देशांतर को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया हुआ है। इसके साथ हम इसमें क्या देखते हैं, हम देखते हैं देशांतर। देशांतर में ही कौन सा, पूर्वी देशांतर देखते हैं। तो आपका 74 डिग्री 20 मिनट से आपका ये जाता है 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित। ठीक, ये हो गया स्थिति देशांतर और अक्षांश के बीच में। इसके अलावा इसको कैसे उसकी और भौगोलिक स्थिति से समझेंगे, तो यदि आपको ये सब चीजें क्लियर नहीं हो, याद नहीं रहते हैं अक्षांश देशांतर, तो सीधा रखेंगे मध्य प्रदेश के पश्चिम में क्या है, मालवा का पठार अवस्थित है। तो एक लाइन में ही क्या लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे आप मध्य प्रदेश के पश्चिम में अवस्थित है। ठीक, अवस्थिति है या अवस्थित है। अब और क्या देखना है यहाँ में, इसके बाद हम इसकी उत्तरी सीमा और दक्षिणी सीमा, पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा भी देख लेते हैं। तो आप लिखेंगे दक्षिण में क्या है इसके, तो देखो दक्षिण में इसके नर्मदा नदी है, यहाँ से नर्मदा नदी इसके दक्षिण से बहती है। तो आप लिखेंगे दक्षिण में क्या है, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। ठीक, फिर इसके बाद देखेंगे दक्षिण पश्चिम में क्या है, तो दक्षिण पश्चिम का मतलब दक्षिण ये हुआ और पश्चिम ये हुआ, तो दक्षिण पश्चिम में इसका गुजरात राज्य पड़ता है। तो लिखेंगे आप दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में क्या है, गुजरात राज्य है।
गुजरात राज्य हो गया। इसके बाद हम देखेंगे इसमें उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम का मतलब उत्तर और ये पश्चिम, इस जगह कौन सा राज्य पड़ता है, तो ये आपका राजस्थान है। यहाँ कौन सा राज्य है, राजस्थान है। तो लिखेंगे आप क्या, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में आपका राजस्थान राज्य है। ठीक, इसके बाद आप चाहो तो उत्तर में देखेंगे, तो उत्तर में क्या है, इसके उत्तर में मध्य भारत का पठार भी आप चाहो तो इसको लिख सकते हैं। बाकी फिर आप ऑप्शन देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे हम, मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। ठीक, क्षेत्रफल हम लिख ही चुके हैं, तो क्षेत्रफल कितना है इसका, 28% है। ये क्या लिखा दिया हमने यहाँ, क्षेत्रफल क्लियर ही कर चुके हैं हम इसी डायग्राम में। ये क्षेत्रफल है 28% या 88,222 वर्ग किलोमीटर। इसका क्या ले लें आप, एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब अगला लिखेंगे आप यहाँ निर्माण, कि मालवा के पठार का निर्माण कैसे हुआ है। क्या लिखेंगे आप, निर्माण। तो निर्माण देखा जाए यहां तो डक्कन ट्रैप की बैसाल्ट चट्टानों से हुआ है। तो लिखेंगे आप, लिखेंगे क्या, लिखोगे आप डक्कन ट्रैप की, डक्कन ट्रैप, ट्रैप की लावा निर्मित, डक्कन ट्रैप की लावा निर्मित, लावा निर्मित बैसाल्ट चट्टानों से हुआ है। हम जब आपको चट्टान बताएंगे तो बैसाल्ट चट्टान भी बताएंगे। भारत के आपके ये जो आपका दक्कन का पठार है, ये वाला जो कि महाराष्ट्र का भी हिस्सा आता है, यहाँ ज्वालामुखी के उद्गार से जो आपका लावा होता है वो बैसाल्ट चट्टानों में कन्वर्ट होता है। उसके वजह से ही, उसके इरोजन से ही आपकी जो मिट्टी बनती है वो काली मिट्टी भी या ब्लैक सॉइल भी बनती है। तो आप यहाँ अभी इतना जान लें क्या, कि डक्कन ट्रैप की लावा निर्मित बैसाल्ट चट्टानों के या बैसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनी है, बैसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनी है। इसको हम अभी जब चट्टान वाले टॉपिक में इसको और क्लियर करेंगे। ठीक, अब जलवायु देखते हैं। तो अभी तक आपको हमने बताई थी कि मध्य भारत की पठार, बुंदेलखंड के पठार और रीवा पन्ना पठार की जो जलवायु होगी वो क्या होगी, वो लगभग आपकी सेम होगी, क्योंकि वो मध्य प्रदेश के उत्तर में है। गर्मियों में ज़्यादा गर्मी, ठंड में ज़्यादा ठंड आपको देखने को मिलेगी। परंतु जैसे ही अब मालवा की जलवायु के संबंध में बात करेंगे तो यहाँ की जलवायु कैसी है, सम जलवायु है, ना ज़्यादा ठंड और ना ज़्यादा गर्म। और आप कमेंट में लिखेंगे किस विदेशी यात्री ने मालवा की जलवायु को विश्व की सबसे अच्छी जलवायु कहा है। क्या लिखेंगे आप, जलवायु। जलवायु कैसी है, यहां जलवायु है सम जलवायु, सम जलवायु। ठीक, आप और क्या देखेंगे, जलवायु है तो यही हम तापमान भी इसको देख लेते हैं। यहाँ टेम्परेचर कितना रहता है, तो टेम्परेचर आपका 40 से 42 डिग्री के मध्य रहता है, 40 से 42 डिग्री के बीच में आप इसको देख सकते हैं। ठंडियों में टेम्परेचर कितना जाता है, 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अब यहीं देखते हम क्या, वर्षा, कितनी वर्षा होती है मालवा के पठार में। तो मालवा के पठार में 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। अब इसके बाद हम यहाँ देखेंगे क्या, यहाँ कौन कौन सी नदियां यहाँ से बहती हैं, कौन कौन सी नदियां यहाँ से मालवा के पठार से बहती हैं। तो आप लिखेंगे नदियां, नदियां। देखिए नदियां आपको पता है, इंदौर है, इंदौर के जाना पाओ पहाड़ी से आपकी चंबल रिवर हो गई है।
चंबल के बाद आपकी काली सिंध रिवर भी यहीं से बहेगी, देवास की बागली से। फिर क्षिप्रा है, काकड़ीवाड़ी हिल्स इंदौर, ठीक है ना, और पार्वती आपकी सिंध, ठीक है। ये सब जो नदियां हैं वो आपके कहाँ से बह रही है, मालवा के पठार से बह रही है। आप लिखेंगे यहाँ कौन कौन सी रिवर है, तो लिखेंगे चंबल, और आप लोग क्या करेंगे, इनका उद्गम स्थल, इनकी लंबाई, ये सब आप यहाँ पहले से ही लिख के रखें। जब हम नदियों के टॉपिक पर होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। चंबल हो गया आपका। चंबल के बाद ये आपके इंदौर के जाना पाव पहाड़ी, काली सिंध, ये आपके देवास के बागली से, ठीक है, और काली सिंध चंबल। इसके बाद क्षिप्रा, क्षिप्रा आपकी काकड़ीवाड़ी हिल्स इंदौर, क्षिप्रा हो गई। क्षिप्रा के बाद यहाँ से जो रिवर बह रही है बेतवा, बेतवा भी कहाँ से, रायसेन के कुमारा गांव से, तो बेतवा हो गई। इन सब के आप उद्गम और इनकी लंबाई अभी आप यहाँ लिखेंगे। पार्वती, पार्वती आष्टा सीहोर, फिर सिंध, सिंध आपके विदिशा जिला, और इसके बाद माही, माही आपके धार, ठीक है ना। तो ये जो रिवर है, इसके बाद कुछ छोटी छोटी रिवर्स और हैं आपकी, जैसे गंभीर खान आदि, गंभीर खान आदि, ठीक है ना। तो ये कुछ रिवर जो है वो आपकी कहाँ से बहती है, यहाँ से बहती है। याद कैसे रखोगे, इंदौर, इंदौर से निकल रही है आपकी चंबल, काली सिंध देवास से, क्षिप्रा काकड़ीवाड़ी हिल्स इंदौर, फिर आप यहाँ रायसेन आ जाएंगे, रायसेन में कुमारा गांव से बेतवा, पार्वती आपके सीहोर के आष्टा से, सिंध की बात आ जाएगी तो सिंध आपके विदिशा के, ठीक है ना, लटेरी तहसील, या कई किताबों में यहाँ इसको सिरोंज तहसील भी देखा गया है। फिर माही नदी आपकी धार के मिंडा गांव से। ये इस प्रकार आपको ये रिवर के उद्गम स्थल भी आपको लिख लेना है, ठीक। जब हम रिवर के टॉपिक में होंगे तो इनको विस्तृत चर्चा होंगे, इनके अन्य नाम कहाँ कहाँ से गुजरती हैं, कौन कौन से जिले और क्या क्या इनमें विशेष है, ठीक। तो आपकी ये हो गई रिवर। रिवर के बाद हम लिखेंगे मिट्टी कौन सी है। अब बेसाल चट्टान है तो मिट्टी यहाँ कौन सी होगी, काली मिट्टी होगी। तो आप लिखेंगे अगला मिट्टी, तो मालवा के पठार में कौन कौन सी मिट्टी है। जैसे अब आप मिट्टियों के टॉपिक पर रहोगे तो आपको उसके पहले ही आपको मिट्टियाँ क्लियर होंगी। जैसे देखिए आप मध्य भारत के पठार में कौन सी मिट्टियाँ हैं, आपकी जड़ोल मृदा है। बुंदेलखंड का पठार अभी हमने पढ़ाया है, तो यहाँ कौन सी मिट्टियाँ हैं, यहाँ आपकी मिश्रित मिट्टियाँ हैं, यानी लाल व काली मिट्टियाँ हैं। मालवा के पठार में कौन सी मिट्टियाँ हैं, काली मिट्टी। यानी मिट्टियों के टॉपिक पढ़ने से पहले ही आपको इन जिलों की या इन पठारों की मिट्टियाँ क्या है, स्पष्ट रूप से क्लियर हो गई है। यही फायदे होते हैं भौतिक विभाजन पढ़ने से। क्या लिखोगे आप, मिट्टी। आप लिखोगे मिट्टी, आप लिखोगे मिट्टी। लाइट जलाओ बाहर, क्या लिखोगे, मिट्टी। लावा से निर्मित होने के कारण, क्योंकि ये जो बैसाल चट्टानें बनती है आपकी लावा से बनती है, तो लावा से निर्मित होने के कारण यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। तो आप यही लाइन लिखेंगे, क्या लिखोगे, लावा से निर्मित होने के कारण, होने के कारण, होने के कारण यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, पाई जाती है, ठीक। तो ये हो गया आपका, मिट्टी भी क्लियर हो गई। अब मिट्टी के बाद हम यहाँ जिले भी क्लियर करेंगे। जिले को हम 2 वीडियो में वैसे ही क्लियर कर चुके हैं, जब हम आपको राज्यों के स्पर्श वाले जिले या सीमा लगाने वाले जिले पढ़ा रहे थे तब भी हमने जिलों को क्लियर किया था, जब संभाग पढ़ा रहे थे तब भी जिलों को क्लियर किया था। एक बार और आप यहाँ जिले लिख लें कि कौन कौन से जिले आपके मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं। लिखेंगे आप जिले, जिले में लिखेंगे आप विदिशा, रायसेन, इंदौर, भोपाल। क्या लिखेंगे आप, विदिशा, रायसेन, इंदौर, रतलाम, शाजापुर, ठीक है। और कौन से हो गए आपके, राजगढ़, ये सब यहाँ शाजापुर, राजगढ़, आगर मालवा, राजगढ़, आगर मालवा, ठीक है ना, और सीहोर,
ये सब क्या किसके अंतर्गत आ रहे हैं? आपके मालवा के अंतर्गत आ रहे हैं। देवास, ठीक है। ये जो कुछ जिले हैं, ये कुछ जो जिले हैं, भोपाल और यहाँ छूट गया क्या, भोपाल, तो ये जो जिले हैं जो क्या हो रहा है, संपूर्ण रूप से मालवा के पठार में रहते हैं। अब कुछ जिले ऐसे हैं जो आंशिक रूप से या इसका कुछ भाग रहता है, तो उनमें आप लिख सकते हैं, या कुछ भाग वाले जिले, ये तो पूरे लगभग पूरे आते हैं, तो कुछ भाग वाले जिले, जैसे सागर लिखें आप, इसमें सागर आ जाता है, धार, झाबुआ, धार, झाबुआ, ठीक है ना, धार, झाबुआ, ठीक है। ये भी आपको याद हो कि नीमच के नीचे मंदसौर जिला भी कुछ हिस्सा आता है, तो आप लिखेंगे मंदसौर, ठीक है ना, और अलीराजपुर का भी कुछ हिस्सा इसमें रहता है। तो आपको एक, क्योंकि प्राकृतिक विभाजन है, फिक्स तो है नहीं है, तो आप एक मोटा मोटा अनुमान रखेंगे जो इस पोर्शन के अंतर्गत जिले आते हैं, तो वो आते हैं आपके मालवा के पठार में। अब जैसे यहाँ नीमच के नीचे मंदसौर है, तो कुछ हिस्सा इसका भी आता है, अलीराजपुर का भी कुछ हिस्सा आता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। आप उज्जैन और लिख लें, उज्जैन भी एक बीच में है, उज्जैन। तो यहाँ तक के जो जिले लिखा है हमने, ये जिले जो लिखा है, ये लगभग पूरा आते हैं, और ये हिस्से जो है वो कुछ कुछ हिस्सा छूता है, ठीक है। बाकी आप जो भी आप किताब यूज करते हो उसमें भी देखें, और मानचित्र में कोशिश करें कि आप उन जिलों को पहचानने का प्रयास करें। जिले होने के बाद हम देखते हैं क्या, अब देखो ये जिले क्यों लिखा जा रहा है। जैसे हम लिखते हैं ग्वालियर का जिला, अब ग्वालियर, भिंड मालवा के पठार में आते हैं कि मध्य भारत के पठार में आते हैं, तो स्पष्ट रूप से है ग्वालियर और मुरैना और श्योपुर के जिले आपके मध्य भारत के पठार में आते हैं। यहाँ उज्जैन, इंदौर हुआ, देवास हुआ, सीहोर हुआ। अब यहाँ पूछा जाए ये किस पठार के अंतर्गत जिले हैं, तो आपको स्पष्ट हो रहा है कि ये आपके मालवा के पठार के अंतर्गत जिले हैं, इसलिए लिखाया जा रहा है। जिले होने के बाद आप पढ़ते हैं क्या, फसल। अब यहाँ काली मिट्टी है, वर्षा आपको पता चल गई है, तो आपको फसल भी क्या होगा, एक आइडिया लग ही जाएगा। काली मिट्टी है तो यहाँ कपास होगी, मूंगफली होगी, सोयाबीन होगा, इसलिए सोया स्टेट भी आपको कहलाता है। तो मिट्टी से, वर्षा से आपको एक आइडिया प्रारंभ होने लगा है कि यहाँ कौन कौन सी फसल होगी, तो आप डालें फसल। फसल में क्या लिखोगे आप, इस क्षेत्र में कृषि व्यवसाय प्रमुख है, क्योंकि काली मिट्टी है और बढ़िया क्लाइमेट है, तो क्या लिखोगे, इस पठार में कृषि का व्यापार या कृषि प्रमुख व्यवसाय है, ठीक। अब कौन कौन सी फसल होती है, तो वो लिखेंगे आप, सोयाबीन, कपास, मूंगफली, ठीक है। इसके बाद गेहूं, गन्ना आदि। मेनली क्या ध्यान रखना है, सोयाबीन, कपास, मूंगफली, ये तो क्या है, मेनली हो गई आपकी। अब वनस्पति देखते हैं, इसके बाद हम क्या देखते हैं, वनस्पति देखते हैं। कि मालवा के पठार में कौन कौन सी वनस्पतियां हैं, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन के यहाँ पाए जाते हैं। लिख लेंगे आप, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। अभी हम वन पढ़ाएंगे तो वहाँ इसको और स्पष्ट करेंगे ये सब क्या है, क्योंकि आपका सिलेबस में जो पहली हेडिंग है वो वन ही है, तो हम वन को स्पष्ट करेंगे तो इनको भी और स्पष्ट वहाँ करेंगे। क्या लिखोगे, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, ठीक। अब क्या यहाँ कौन कौन से, तो तेंदुपत्ता हुआ, सनई घास हुआ, सेमल हुआ, तेंदुपत्ता, सेमल, सनई घास, ठीक है ना। इसके बाद आप साल, और बाकी सब वृक्ष तो होते ही हैं, पर प्रमुखता से ये ज्यादा होते हैं। अब यहाँ वन क्षेत्र कितना है या वन भूमि आच्छादित कितना है, तो बहुत कम है, इस पे 8.7 है। उज्जैन तो आज भी 1% से कम है। अभी हम वन पढ़ेंगे तो जिलों की स्थिति देखिए, कौन सा जिला में कितने प्रतिशत वन आच्छादित है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक। ये हो गए आपके वनस्पति। अब क्या देखना है हमें, इसके बाद वनस्पति हो गए, फसल हो गए, मिट्टी हो गई, वर्षा हो गई। अब हम देखते हैं खनिज। खनिज कौन कौन से यहाँ हैं, तो खनिजों में लगभग यहाँ क्या है, अभाव है, रॉक फॉस्फेट और एस्बेस्टस जो है वो आपका झाबुआ में मिलता है।
तो यहां लिखेंगे खनिज। क्या लिखेंगे? खनिज। और लिखेंगे खनिज में, खनिजों का इस क्षेत्र में लगभग अभाव है, इस क्षेत्र में लगभग अभाव है। ठीक है, फिर क्या मिलता है? तो वो मिलता है आपको राख, फास्फेट और एस्बेस्टस। राख, फास्फेट और आपका एस्बेस्टस। एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? वो आपके झाबुआ में, एस्बेस्टस, ये आपका झाबुआ में पाया जाता है। एग्जाम में काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब जैसे कोई खनिज की बात आती है, जैसे आपका जाए कोयला कहाँ निकलता है, और ये आपको मालवा पठार के जिले दिए गए होंगे, तो आप जिले को देखते ही पहचान जाओगे कि यहाँ तो खनिजों का अभाव है। जब खनिजों का अभाव है तो इस साइड के जो जिले हैं या मालवा वाले जो जिले हैं वो खनिजों में हो ही नहीं सकते, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अब लिखेंगे हम उद्योग। उद्योगों की दृष्टि से ये जो पठार है काफ़ी संपन्न है। क्या लिखोगे आप? उद्योग। लिखेंगे आप उद्योगों की दृष्टि से, उद्योगों की दृष्टि से यह पठार, यह पठार का मतलब मालवा का पठार, यह पठार संपन्न है या संपन्न है। अब क्या क्या संपन्न है, यानी इसका मतलब यहां उद्योग होंगे। अब कपास हो रहा है तो कौन सा होगा? सूती कपड़ा उद्योग। क्या लिखोगे आप? सूती कपड़ा उद्योग। कहां होगा ये? जिले में देखेंगे इंदौर और उज्जैन। देखो वनस्पति फसल डिसाइड कर रही है उद्योग कौन सा है, तो क्या लिखोगे आप? इंदौर और उज्जैन। और जब उद्योग का टॉपिक पढ़ोगे तो उसके पहले आपको बहुत सारा आइडिया होगा कि सूती कपड़ा उद्योग कहां लगा है। ठीक, अगला लिखेंगे आप उद्योग भेल। ये भेल कहां है? भोपाल में है। ठीक, और इसके बाद है बैंक नोट प्रेस, देवास में है आपके। बैंक नोट प्रेस कहाँ है? ये आपका देवास हो गया। देखो आप उद्योग नहीं पढ़ रहे हो फिर भी आपको उद्योगों के बारे में जानकारी हो रही है। इसके बाद कृत्रिम रेशे, कृत्रिम रेशे ये कहाँ है? नागदा और उज्जैन में। नागदा जिला अभी प्रस्तावित चल रहा है और उज्जैन से ही उसको बनना है। इसके बाद है यहाँ ऑप्टिकल फाइबर बनाने का कारखाना। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर बनाने का कारखाना, बनाने का कारखाना। ये है आपका मंडदीप। और मंडदीप रायसेन जिले में, ये ज़्यादा ध्यान रखना है आपको, मंडदीप, नहीं तो भोपाल टिक कर जाते हैं लोग। मंडदीप भोपाल, सॉरी देखो अभी लिख ही गया था, रायसेन जिला है, रायसेन जिला। ठीक, ये आपके कुछ उद्योग हो गए। एक ऑटोमोबाइल उद्योग और आपको लिखना है, पीथमपुर धार, बड़ा इंपॉर्टेंट है तो वो लिख लें आप। क्या लिखोगे? ऑटोमोबाइल उद्योग। ऑटोमोबाइल उद्योग कहाँ है? पीथमपुर, पीथमपुर धार, धार डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो देखिए आप कितने सारे उद्योग यहाँ हैं, इसलिए बोला जा रहा है मालवा में उद्योग संपन्न है पठारी। ठीक, अब बचता क्या है यहाँ उद्योगों के बाद? हम पढ़ते हैं यहाँ कुछ पर्यटन, कि यहाँ कौन कौन सी जगह जो है वो घूमने के लिए हैं। तो आप बताइए कौन कौन सी है यहाँ? आपका उज्जैन हुआ यहाँ, है ना, मांडू है इसी क्षेत्र में, है कि नहीं, सांची के स्तूप हैं। तो जब आप पर्यटन पढ़ोगे तो उसके पहले ही आपको बहुत सारा आइडिया रहता है कि किस क्षेत्र में
कौन से पर्यटन स्थल हैं? क्या लिखोगे आप? पर्यटन स्थल या पर्यटन, या उसी को आप धार्मिक लिख लें, पर्यटन। तो यहाँ कौन कौन से पर्यटन हैं? तो पहला लिखें आप यहाँ महाकालेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ है? ये आपका उज्जैन में है। और कौन सी चीज है यहाँ? यहाँ आप देखेंगे सांची के स्तूप। सांची के स्तूप कहाँ है? ये आपका सांची में है। सांची से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका जिला ध्यान रखना है, रायसेन जिला में पड़ता है, रायसेन जिला। और क्या है यहाँ? मांडू है, मांडू धार में है। मांडू कहाँ है? धार जिला में। बाघ की गुफाएं ये आपकी धार में है। बाघ की गुफाएं ये भी आपकी धार में है। और कौन सी यहाँ घूमने लायक है? तो भीमबेटका के शैलाश्रय, ये भी रायसेन जिले में है। तो लिखेंगे भीमबेटका, भीमबेटिका और रायसेन जिला, क्योंकि यहाँ भी लोग भोपाल टिक करते हैं। इसके बाद है आपका भोजपुर का शिव मंदिर। भोजपुर का शिव मंदिर कहाँ है? ये भी आपका रायसेन जिला है, रायसेन जिला। ठीक, और ये चाहो तो और लिख लो आप, पशुपतिनाथ मंदिर आपका मंदसौर। ठीक, इस प्रकार आपके ये पर्यटन स्थल भी हो गए हैं। अब क्या देखना है हमें? यहाँ कुछ प्रमुख चोटियाँ हैं, उनको और देखते हैं। जैसे हमने बुंदेलखंड के पठार में सिद्ध बाबा की चोटी पड़ी थी, तो यहाँ मालवा के पठार में 3 चोटियाँ और हैं, उनको और हम यहाँ लिखते हैं। ये सब नोट्स जो हम आपको बोर्ड पर लिखा रहे हैं, आप इनको अपने एक नोट करते रहें और एक नोट्स तैयार करें। और मानचित्र बार बार बनाएं, हर 1-2 पेज के बाद आपके कॉपी में एमपी का मानचित्र होना अनिवार्य है, तभी आप एमपी को सही से पढ़ पाओगे। क्या लिखना है आपको? प्रमुख चोटियां। प्रमुख चोटियां। ठीक, तो यहां 3 प्रमुख चोटियां हैं। पहली कौन सी? सिगार चोटी, लिखेंगे आप सिगार चोटी। और सबसे ऊंची है ये इंदौर में, और यह है आपकी 881, क्या है? 881 मीटर। तो सबसे 881 मीटर। ठीक, सिगार चोटी। सिगार चोटी के बाद आपकी जाना पाव चोटी। जाना पाव चोटी ये कितनी है? 854, लिखेंगे 854। कई बार आ जाता है इनको मिलाने में कि आप बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम के हिसाब से लिखें। अगला है आपकी धजरी चोटी, ये आपकी 810 मीटर है। इस प्रकार ये 3 चोटियां आपके कहाँ हैं? और यहां आप लिख लेंगे तीनों ही इंदौर जिले में है। ठीक, और सिद्ध बाबा की चोटी अभी हमने पढ़ाई आपको 1172 मीटर। अब विशेष और लिखें। विशेष में लिखना है जो कर्क रेखा है आपके मालवा के बीचों बीच या मध्य से निकली है, और मालवा के पठार को गेहूं की डलिया कहते हैं। इसको चाहो तो आप इसको यहीं लिख लो, विशेष। मालवा के पठार में विशेष चीजें, तो क्या है विशेष चीजें? विशेष है आपका कर्क रेखा मालवा के पठार के मध्य से निकली है, लिखेंगे आप कर्क रेखा। और मध्य प्रदेश के 14 जिले से, भारत के 8 राज्यों से। इसको आप होमवर्क के रूप में देखें कौन कौन से जिले मध्य प्रदेश के आते हैं कर्क रेखा से। तो कर्क रेखा मालवा के पठार के मध्य से गुजरती है, मध्य से गुजरती है। ठीक है, ये हो गया पहला विशेष। एक विशेष और आपको लिखना है कि इसको गेहूं की डलिया, मालवा के पठार को गेहूं की डलिया कहते हैं। तो लिखेंगे इसे गेहूं की डलिया
इसे गेहूं की डलिया कहा जाता है। ठीक, इस तरीके से मालवा का पठार भी आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब बाकी जो पठार हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।